हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स। तो जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं गैर लाभकारी संस्थाएं। तो ये जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती है, जिनका जो उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो ऐसे जो कंसर्न्स होते हैं, ऐसी जो संस्थाएं होती है, वो अपनी अकाउंटिंग किस तरीके से करती है, उसके बारे में हम अभी पूरा इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स होते कौन से हैं। ठीक है, जनरली तो आपने ये देखा होगा कि कोई भी बिजनेस है या कोई भी कंसर्न है, तो उसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स होते हैं ना, इनका एम क्या होता है कि ये लोग कोई सोशल सर्विस देने के लिए या किसी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस हुज मेन ऑब्जेक्ट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू डू सोशल सर्विस एंड सोशल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इनका जो मेन काम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो होता है इनका सोशल सर्विस देना और सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। ठीक है, फिर है सो दीज इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, और इन्हें हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स भी कह सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं या गैर लाभकारी संस्थाएं हैं। ठीक है, इनका न तो उद्देश्य व्यापार करना होता है, न तो ट्रेडिंग करना इनका ऑब्जेक्ट होता है, और न ही क्या होता है इनका प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, तो इसमें देखिए हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ले सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी मेन बेसिकली अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए ही होते हैं। ठीक है, फिर हॉस्पिटल्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हो गए। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स, या फिर हम कह सकते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ये इनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे देखिए, सिंस द एम ऑफ दिस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग कंसर्न्स, एज सच देयर अकाउंटिंग सिस्टम ऑल्सो डिफर फ्रॉम द ट्रेडिंग कंसर्न। देखिए अब ऐसा है कि जो ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, इनका क्या एम भी डिफरेंट होता है। जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं ना, उनसे उनका एम भी डिफरेंट होता है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग कंसर्न का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, जबकि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सोशल सर्विस प्रोवाइड करवाना। तो इनके एम में अगर डिफरेंस है तो उनकी अकाउंटिंग सिस्टम में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेडिंग कंसर्न जिस तरीके से अकाउंटिंग करेगा, उससे ये थोड़ा अलग तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये बात है। फिर देखते हैं हम आगे, द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड द स्टेटमेंट आर प्रिपेयर बाय दिस कंसर्न। अब देखिए जो इनकी अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, तो ये लोग पूरा क्या वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम और पूरा जर्नल और ट्रायल बैलेंस और P&L और वो इतना सब कुछ मेंटेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का। ठीक है, इनको कोई प्रॉफिट अर्न करना है नहीं, उसको सही से कैलकुलेट करना है नहीं, तो इन लोगों का वो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो फिर वो लोग ये वो वाली अकाउंटिंग करते नहीं है। तो इनके जो अकाउंटिंग होती है उसमें जो स्टेटमेंट और जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, एक तो कौन सा अकाउंट बनता है, उनके रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है। दूसरा बनता है इनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और तीसरे इनके बन जाती है बैलेंस शीट। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति भुगतान खाता, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बोलते हैं हम आय व्यय खाता, और थर्ड जो बैलेंस शीट है उसको हम बोलते हैं चिट्ठा। ठीक है, बैलेंस शीट में इनकी फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है, इनकम एक्सपेंडिचर में ये कितना क्या सरप्लस रहता है, क्या डेफिसिट रहती है इनकी, वो पता चल जाती है, और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एक तरीके से कैश बुक की समरी टाइप हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली अकाउंट इनके थ्रू मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे कि अब एक एक करके हम इन अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। देखिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो होता है एक तरीके से समरी ऑफ कैश बुक होता है। ठीक है, इसको हम कैश बुक की समरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन शो किए हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार हम इसकी रीडिंग करते हैं।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक तरीके से ये क्या है, कैश ट्रांजेक्शन की समरी है। तो हम जैसे कैश बुक बनाते हैं ट्रेडिंग कंसर्न्स, वैसे ये लोग क्या बनाते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। एंड इट्स प्रिपेयर विथ द हेल्प ऑफ कैश बुक, और ये कैश बुक की सहायता से बनाया जाता है, क्योंकि ये लोग कैश बुक तो मेंटेन करते ही है, तो कैश बुक से क्या करते हैं, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, बट इट इज़ अ मेमोरेंडम अकाउंट। ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारे रिसिप्ट्स एक साथ में लिख दी जाती है और सारे पेमेंट्स एक साथ में लिख दिए जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो अकाउंट होता है वो पूरे के पूरे कैश ट्रांजेक्शन को शो करता है, पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड में कितने कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है, जो भी नगद लेन देन होते हैं उसको शो करता है ये अकाउंट। ठीक है, और ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस नहीं होता है, और एक तरीके से क्या होता है, मेमोरेंडम अकाउंट होता है, जिसे हम हिंदी में स्मरणार्थ खाता कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट डिस्क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। और ये जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता है ना, वो क्या करता है कि कंसर्न की प्रॉफिट एंड लॉस को शो नहीं करता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस शो नहीं होता है, और ना ही फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है। इसको हम ये कह सकते हैं कि बस इट इज़ जस्ट अ समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, कैश बुक की समरी है बस, और ये कैश ट्रांजेक्शन को शो करता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, बस ये बात है इसमें। बाकी ये प्रॉफिट एंड लॉस को शो नहीं करता और ना ही किसी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। तो ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है। अब हम ये देखते हैं कि बनता कैसे, इसका फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, तो अभी हम इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये है अपना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा। ठीक है, इसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है कि कैश बुक की समरी की तरह है। ठीक है, इसमें सारे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जो भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो सब कुछ इसके अंदर शो किए हुए होंगे। ठीक है, अब इट इज़ डजेंट मैटर दैट कि वो कैपिटल नेचर के हैं या रिवेन्यू नेचर के हैं, जितने भी सारे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं। ठीक है, ये बात आपको कंफर्म करनी है कि जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन, अगर वो चाहे कैपिटल नेचर के हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर के हो, दोनों ही नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम इसके अंदर शो करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या, इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो ये डेबिट साइड है। ठीक है, हम इसको डेबिट साइड है इधर लिख देते हैं, डेबिट साइड, और ये हो जाएगी हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी डेबिट साइड से, और हमारे कैश का और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें यहाँ पे लिखना है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दोनों का यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में देखिए, 2 कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, जो कैपिटल रिसिप्ट्स आपको हुई है बाय सेल ऑफ असेट्स, किसी भी तरीके से हो सकती है। ठीक है, बाय सेल ऑफ असेट्स, या कोई इंश्योरेंस क्लेम भी आपको मिल गया या कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो कोई भी कैपिटल रिसिप्ट्स अगर आपको हुई है, कैश में मिला है आपको, तो वो हमें इस तरफ लिखनी है, क्योंकि 2 साइड जो डेबिट साइड होगा वो आपकी क्या बताएगा, रिसिप्ट्स को शो करेगा। ठीक है, और जो इसका क्रेडिट साइड होगा वो आपके पेमेंट को शो करेगा। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि देखो कैश बुक की तरह ही बनता है बिल्कुल एज इट इज़, तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर दोनों टाइप के जो भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स है वो हमें शो करना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है, ये जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं उन लोगों की क्या होती है, एक तरीके से इनकम ही होती है। ठीक है, एक तरीके से इनको कैश रिसीव होगा उससे। फिर बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस भी इनकी क्या होती है, एक तरीके से इनकम होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सब्सक्रिप्शन जो मिलता है, जो चंदे डोनेशंस वगैरह जो मिलते हैं, तो वो भी यहाँ पे लेके जाएंगे। फिर बात करेंगे इंटरेस्ट की। ठीक है, इंटरेस्ट भी अगर कहीं से रिसीव हुआ है तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स। अगर कहीं पे कोई लेक्चर डिलीवर किया है, कोई व्याख्यान दिया है, देखिए ये वाली जो संस्थाएं होती है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के व्याख्यान वगैरह देते हैं, तो उससे अगर कोई इनको इनकम हुई है तो वो हमें यहाँ पे लिखनी है। टू डोनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये भी अगर आता है तो हमें इस साइड में लिखना है। फिर देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं रेंट की। अगर कोई रेंटल इनकम हुई है, रेंट मिला है, तो हम इस तरफ लिखेंगे। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, देखो कोई पुराने न्यूज़पेपर बेचने से कोई रिसिप्ट हो जाती है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में लाइब्रेरी भी हो सकती है, तो किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न हो सकता है, तो इनको कोई भी रिसिप्ट होती है अगर कैश में तो वो हमें ये लिखनी है। डजेंट मैटर दैट कि वो कौन से पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, और उनका नेचर क्या है वो भी हमें ध्यान नहीं रखना है। हमें कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर दोनों नेचर के लेने हैं, और साथ में अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, या आने वाले हमारे जो फ्यूचर वाले किसी ईयर से रिलेटेड है, तो सारे ट्रांजेक्शन, सारे रिसिप्ट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं हम आगे।
फिर है टू लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से कोई लोन लिया है और वो अगर उनको रिसीव हुआ है तो उसमें भी इनको कैसे रिसीव हुआ होगा, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अगर कोई एंटरटेनमेंट करवाया है, कोई क्लब है और एंटरटेनमेंट से अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पेमेंट की, तो पेमेंट वो जिस भी तरह का पेमेंट करेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट एंड रेट हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, सैलरीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, लाइब्रेरी बुक्स, फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर इन्वेस्टमेंट परचेज, अगर कोई देखिए इन्वेस्टमेंट परचेज करना एक तरह का कैपिटल नेचर है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, लेकिन फिर भी इसके अंदर शो हो रहा है क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं फर्नीचर, फर्नीचर अगर परचेज किया है, बाय ड्राइंग्स अगर किसी भी तरह की ड्राइंग्स की है तो, फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का कोई ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो, ठीक है। फिर देखते हैं बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी कोई रहता है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। फिर कैश इन हैंड क्लोजिंग और कैश एट बैंक क्लोजिंग, और इस अकाउंट की क्या हो जाएगी, क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिसीव पेमेंट अकाउंट है, बिल्कुल कैश बुक की क्या है, समरी है, कोई नेचर देखा नहीं जाता एक्सपेंसेस का, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है सब हमें इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए मेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे और एक ये पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। अब देखिए ये कैश बुक की तरह बनता है और कैश बुक की तरह ही बिल्कुल आपको लग रहा है कि होता है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, कैश बुक और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें जो मेन डिफरेंस होता है सबसे पहला, वो हम ये बात कह सकते हैं कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो डेट वाइज शो किए हुए नहीं होते हैं, ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन एक साथ में लिख दिए, जबकि कैश बुक में क्या होता है कि वो डेट वाइज शो होते हैं। पहला तो ये हो गया, ठीक है, डेट वाइज शो होने का और नहीं होने का। दूसरी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि ये है समरी कैश बुक की, ठीक है, ये पूरी कैश बुक की समरी है, जबकि कैश बुक क्या है, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, पूरा का पूरा डिटेल ट्रांजेक्शन उसमें आपको दिखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या है, कैश बुक की हेल्प से बनता है, जबकि कैश बुक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की हेल्प से नहीं बनता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि क्या ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एक तरह का क्या है, मेमोरेंडम अकाउंट है, जबकि कैश बुक क्या है, प्रिंसिपल बुक है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। प्रिंसिपल बुक को हिंदी में बोलते हैं प्रधान पुस्तिका, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्मरणार्थ खाता, तो ये एक स्मरणार्थ खाता है, जबकि कैश बुक क्या है, प्रिंसिपल बुक है। फिर बात करते हैं हम आगे कि इसमें क्या होता है कि रिसिप्ट पेमेंट को आइटम वाइज शो किया जाता है, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अलग अलग लिखा जाता है, ऐसे आइटम वाइज शो किया जाता है, जबकि जो कैश बुक है उसमें जो रिसिप्ट पेमेंट है वो डेट वाइज सेपरेटली शो किए जाते हैं, ठीक है, ये बात है। तो ये मतलब बेसिकली जो डिफरेंस है कैश बुक में और ये इसमें डिफरेंस है, बाकी दिखता है ये भी कैश बुक की तरह ही है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि नेक्स्ट ये इंस्टीट्यूशन है या जो ये कंसर्न्स है वो नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनाते हैं, तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिए नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर अकाउंट ये लोग बनाते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, वो बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही वो अकाउंट होता है जिससे इनको पता चलता है कि हमें कितना सरप्लस हुआ है और कितना डेफिसिट हुआ है, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट तो कैलकुलेट करते नहीं, ये लोग अपना सरप्लस और डेफिसिट निकालते हैं, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये लोग बनाते हैं। तो देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्या बात हम कह सकते हैं, क्या इसके अंदर देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर बाय नॉन ट्रेडिंग आइडेंटिटीज टू डिटरमाइन द सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड या फिर फॉर द पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो देखिए किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये लोग अपना सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए क्या बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर एक तरीके से क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, एक फॉर्मेट टाइप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है, ठीक है। जो हम P&L बनाते हैं ना, P&L की तरह ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इसमें बनाया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अकाउंट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट कैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट भी है, इसको नाम मात्र खाता भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में हम कह सकते हैं कि ये नाम मात्र खाता होता है, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब ऑब्वियस सी बात है, इसका एक साइड इनकम बताएगा और एक साइड एक्सपेंडिचर बताएगा, और इसी के बेस पे उनको पता चलेगा कि हमें कितना सरप्लस हो रहा है, कितना डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस अकाउंट की अपनी एक विशेषता है, इसकी ये विशेषता है कि इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ करंट ईयर के, ध्यान से सुनिएगा, करंट ईयर के रिवेन्यू जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक
ठीक है, करंट ईयर के और रिवेन्यू ट्रांजेक्शन्स वो ही इसके अंदर शो किए जाते हैं। अब देखिए करंट ईयर का मतलब क्या है कि हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो हमें इसके अंदर शो करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको बोली रिवेन्यू का मतलब क्या होगा कि कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर या इनकम है वो इस अकाउंट के अंदर शो नहीं किए जाएंगे, जबकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में वो शो किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बात ध्यान रखनी है करंट ईयर का, इसका मतलब ये है कि आपने आउटस्टैंडिंग का पेमेंट कर दिया, आपने प्रीपेड कर दिया, तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं उन्हें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो फॉर्मेट है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मेट देखिए क्या है, तो देखिए इसका फॉर्मेट सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरफ जो लिखेंगे एक्सपेंडिचर लिखेंगे और इस तरफ हम सारे क्या लिखेंगे, इनकम। जैसे P&L में हम लिखते हैं, P&L के डेबिट साइड क्या शो करता है, आपके P&L का जो डेबिट साइड होता है वो आपके शो करता है एक्सपेंडिचर को, और P&L का क्रेडिट साइड आपके शो क्या करता है, इनकम को। तो जस्ट उसी की तरह इसका जो क्रेडिट साइड होगा वो आपके शो करेगा इनकम को और डेबिट साइड शो करेगा एक्सपेंडिचर को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें लिखना है बाय ऑल रिवेन्यू इनकम रिसीव्ड। जो रिवेन्यू इनकम है जिन्हें हम आयगत बोलते हैं, ठीक है, आयगत जो आय होती है वो हमें यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपके कैपिटल नेचर की कोई इनकम हो रही है, कैपिटल नेचर की इनकम इन द सेंस कि आपने कोई असेट्स बेचा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो इनकम आपको यहाँ पे शो नहीं करनी है, आपको सिर्फ रिवेन्यू नेचर की इनकम यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए ऐड क्या करेंगे हम, ऑल द रिवेन्यू इनकम रिसीवेबल रिलेटिंग टू करंट ईयर। अब देखिए जो भी आपकी जो रिवेन्यू इनकम होगी जो कि आपके करंट ईयर से रिलेट करेगी वो हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फिर हम लेस करेंगे इसमें से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कोई एडवांस में आपकी इनकम रिसीव हो गई है तो वो हमें लेस करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर की इनकम लेनी है, इसलिए एडवांस में जो मिली है जो इस साल की नहीं है वो हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और लेस करेंगे इनकम रिसीव फॉर पास्ट। अगर प्रीवियस की कोई इनकम हमें इस ईयर में रिसीव हुई है तो उसको भी हमें यहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि इनकम तो लेनी है, कौन सी लेनी है, रिवेन्यू लेनी है और सिर्फ करंट ईयर की लेनी है। इसमें आपको प्रीपेड, एडवांस और पास्ट से रिलेटेड कोई इनकम है तो उसका एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम ऑल रिवेन्यू एक्सपेंसेस पेड। जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस है जिन्हें हम आयगत खर्चे बोलते हैं वो जो पेड किए आपने करंट ईयर के वो आपको लेने हैं, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू करंट ईयर। अब देखो जो सारे आपके करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे जो आपने शायद इसमें नहीं लिए होंगे तो वो आपको लेने हैं, ठीक है, और ऐड करने हैं। और अगर आपने कोई एडवांस में पेमेंट किया है जिसको हम प्रीपेड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, प्रीपेड। तो अगर आपने प्रीपेड किया है एक्सपेंसेस को तो वो लेस कर दो क्योंकि वो आपके इस करंट ईयर से रिलेट नहीं करता है। और अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है पास्ट का तो उसे भी आप लेस कर दो क्योंकि वो भी आपके इससे रिलेट नहीं करता है। तो मतलब कुल मिला के सारे एक्सपेंसेस लेने हैं और करंट ईयर के लेने हैं और रिवेन्यू नेचर के लेने हैं, ठीक है। और इनकम भी लेनी है, करंट ईयर की लेनी है और रिवेन्यू नेचर की लेनी है, ठीक है। ये इसमें दोनों साइड हो गया। सो फिर आपको क्या करना है कि इसमें इसकी टोटल लगानी है और आपको टोटल के अकॉर्डिंग सरप्लस और डेफिसिट निकालना है। तो अगर आपका सरप्लस आएगा तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी और आपके एक्सपेंडिचर कम होंगे तो आपके सरप्लस आएगा, ठीक है। और बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, देखिए बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम। जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो आपके क्या आएगी, डेफिसिट आएगी, ठीक है। तो ये वो तरीका है। अब देखिए हमें तो क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा और आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो हमें दोनों के नेचर पता होने चाहिए कि भाई रिसीव पेमेंट अकाउंट में तो सारी तरह के ट्रांजेक्शन आएंगे, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रिवेन्यू हो, ठीक है, चाहे वो करंट ईयर के हो, चाहे वो पास्ट ईयर के हो, चाहे वो फ्यूचर के लिए दिए गए हो, तो उसमें तो सभी कुछ आते हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू आते हैं, ठीक है, रिवेन्यू ट्रांजेक्शन्स आते हैं और करंट ईयर के आते हैं, बस ये डिफरेंस है। बस इसमें ही आपको सब इसमें खेलना है, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आपको बनाने पड़ सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट पेमेंट बनाना पड़ जाए और रिसिप्ट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाना पड़ जाए। बस क्वेश्चन यहीं पे आपको बताएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब मेन दूसरी बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप दोनों के बारे में पढ़ चुके हो। तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको पता चलता है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें
इनके, तो पहला डिफरेंस तो ये कह सकते हैं कि भाई रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एक तरह का क्या है, मेमोरेंडम अकाउंट है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर एक तरह का क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये बात हम बता देंगे। दूसरी अगर हम पूछे हमसे तो हम ये कह सकते हैं कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बुक की समरी होता है, जबकि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट P&L की तरह बनाया जाता है। ठीक है, ये तो कैश बुक की समरी होता है, कैश बुक की तरह बनता है। ठीक है, और ये कैसे बनता है, P&L की तरह बनता है। ठीक है, ये दूसरा इनका डिफरेंस हो गया। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें है ना कैश के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शो किए जाते हैं, इसमें कोई कैश का ट्रांजेक्शन ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस वगैरह शो नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और मेन अगर हम बात करें, मेन क्या बात करें, मेन तो दोनों में ये डिफरेंस है कि जो आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है ना, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आपके कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर, ठीक है, दोनों तरह के इनकम और दोनों तरह के रिसिप्ट्स और पेमेंट इसमें आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कैपिटल नेचर के और रिवेन्यू नेचर, दोनों तरह के रिसिप्ट पेमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, चाहे वो करंट ईयर के हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो, चाहे फिर वो किसी भी ईयर के हो, तो वो सारे ट्रांजैक्शन जो कुछ भी आपने किए हैं सब आ जाएंगे। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ कौन से आएंगे, रिवेन्यू नेचर के आएंगे और किसके, करंट ईयर के आएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में मेन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम, देखो एक डिफरेंस तो हम ये सेपरेट कर सकते हैं कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रिवेन्यू दोनों नेचर के ट्रांजैक्शन आते हैं, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन आते हैं। ठीक है, ये पहला एक डिफरेंस हो गया। दूसरी हम ये बात कह सकते हैं कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि करंट ईयर के, पास्ट ईयर के और फ्यूचर आने वाले ईयर के सभी तरह के ट्रांजेक्शन जो हमने इस साल में किए हैं वो सभी के लिए वो हम इसमें लिख सकते हैं, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजेक्शन को लिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए ये इसका मेन डिफरेंस भी है और इसी के बेस पे हम सारा काम करने वाले हैं। फिर देखिए हम इस नोट को भी डिस्कस कर लेते हैं। नोट देखिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स बोथ आर शो इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो ये बात मैंने अभी आपको बताई कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट दोनों को शो किया जाता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट को शो किया जाता है। ठीक है, तो ये नोट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके फर्दर जो टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।